ओके, सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। सो इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है, इसके अंदर में मेनली 4 सब टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में। पहला है इंडेफिनिट इंटीग्रल, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल। तीसरा सब टॉपिक है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन्स। और चौथा जो सब टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। सो इंटीग्रल कैलकुलस में मेनली ये जो 4 टॉपिक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चारों टॉपिक का स्टडी किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल से। सो आज हम लोग जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल से जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो है थोड़ा सा जो फंडामेंटल जो बेसिक्स है वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कि सपोज हमारे पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक है। अगर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि अगर एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो जी एक्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब कि जो फंक्शन एफ एक्स है अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको मिल रहा है जी एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन। ये जो साइन है इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन साइन। सो जिस तरह से डी बाई डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है। ये जो है ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर रहा है किस पे, एक फंक्शन पे एफ एक्स पे, और हमको क्या मिलता है जी एक्स। उसी तरह से ये जो इंटीग्रेशन, ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन विथ डी एक्स। तो जिस तरह से डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है और हमको जी एक्स मिलता है, उसी तरह से ये जो सिंबल है along with dx, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, gx पे ऑपरेट कर रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, fx। तो अगर fx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर gx है तो gx का जो इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू जो x होगा वो fx होगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक जो डिफिनीशन है इंडेफिनिट, ये हम लोग जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल अभी कर रहे हैं। ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल। सो इंडेफिनिट इंटीग्रल में बेसिकली क्या होता है, ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये जो है लोअर लिमिट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं a, जो हो गया लोअर लिमिट, और ये ऊपर में होता है अपर लिमिट, इसको यहाँ पर लिखते हैं b सपोज। सो a जो है क्या है, वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और b क्या है, b को बोलते हैं अपर लिमिट, b को बोलते हैं अपर लिमिट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, कोई अपर लिमिट और कोई भी लोअर लिमिट नहीं होता है। ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि कोई भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होता है, जबकि डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास इस तरह से है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, सो जी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो एफ एक्स होगा। तो ये हमारा बेसिक जो डिफिनीशन है। और इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं कि साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर देते हैं। करेक्ट। सो जो gx है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड, जो gx है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इंटीग्रल है gx का
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो है एफ एक्स। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स, करेक्ट। और सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। और ये जो dx है ये है इंटीग्रेटिंग एजेंट। dx क्या है, इंटीग्रेटिंग एजेंट। और x जो है वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है इंटीग्रल कैलकुलस का। इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हमारे पास इस तरह से है कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर वो जी एक्स है, सो जी एक्स का जो इंटीग्रल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो एफ एक्स होगा। क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। तो ये जो सी है ये एक्चुअली कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट टर्म है। और जो जी एक्स है इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। और जो dx है इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। और जो x है उसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग कहते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग और एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो हम लोगों को ये डिफरेंशियल कैलकुलस से ऑलरेडी पता है कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, ठीक है। तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, ओके। सो अभी हम लोगों ने देखा था कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ओके, प्लस कांस्टेंट सी इज कांस्टेंट। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि d बाय डी एक्स जो है जी एक्स का वो होता है एफ एक्स, ठीक है। सो जी एक्स का जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो एफ एक्स मिलता है। उसी तरह से जब साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो cos x मिलेगा। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको क्या मिलेगा, sin x। तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज sin x। और c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक कांस्टेंट टर्म है जो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में यूज करते हैं। सी हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ नीचे से समझ सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें साइन एक्स प्लस सी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कांस्टेंट। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के वो क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। और ये सी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ हमको फिर से क्या मिल गया, कॉस एक्स मिल गया। तो ये जो कांस्टेंट जो ऐड करते हैं हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी का भी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन मिलेंगे तो वो cos x ही मिलता है, ठीक है। इसलिए जब cos x को हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन x के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म हमेशा ऐड कर देते हैं। तो c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक दूसरा जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है डिफरेंशियल कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस से हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है। ये होता है n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन। सो अगर ये आपको याद होगा d बाई डी एक्स टू दी पावर n, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये n x n माइनस वन। तो सेम जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है, अगर हम लोग x टू दी पावर n प्लस वन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू n तो n प्लस वन क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ x हो गया और फिर क्या होगा n माइनस वन, तो n प्लस वन माइनस वन, तो हम लोग को क्या मिल गया n प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर n, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स टू द पावर एन प्लस वन इज एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो जो इंटीग्रल कैलकुलस का, जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक डिफिनीशन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रल ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू जो dx है वो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। सो अगेन हम इसको लिख रहे हैं कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको अगर जी एक्स मिलता है, तो इसी जी एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको क्या मिलता है, एफ एक्स। ये बेसिक डिफिनीशन है, बेसिक जो डिफिनीशन है वो इंटीग्रल कैलकुलस का है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हमने लगाया है कि अगर x टू द पावर n प्लस वन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम लोगों को क्या मिलता है, n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n। तो इंटीग्रेट जब करेंगे x टू द n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n को तो हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। सी क्या है, कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या है, n प्लस वन क्या है, कांस्टेंट है, और हम लोग जो है यहाँ पर जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ठीक है। और n प्लस वन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये इंटीग्रेशन जो सिंबल है उसके बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो इंटीग्रेशन 2x dx, तो हम लोग यहाँ पर जो इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो है वो जो इंटीग्रेशन सिंबल है उसके बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर हो गया तो क्या बच गया, x dx, x dx, ठीक है। वो तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि जो n प्लस वन है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल जो सिंबल है उसके बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा x टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन सी। अब क्या किया कि दोनों साइड में n प्लस वन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस पूरे जो इक्वेशन है इसको हमने n प्लस वन से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, x टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन, तो डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा n प्लस वन आ गया और यहाँ पर भी n प्लस वन आ गया। c क्या है, कांस्टेंट है, n प्लस वन क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट हम लोगों ने लिख दिया c डैश, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो फार्मूला है, ये पहला फार्मूला और इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला और फर्स्ट फार्मूला है ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जिस तरह से x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस वन, उसी तरह से x टू द पावर n का जो इंटीग्रल होगा, x टू द पावर n का जो इंटीग्रल होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हमारा जो है बेसिक जो है इंडिफिनिट इंटीग्रल का है। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस 5 dx हो गया। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1।
तो यहां पर क्या है, n की जगह क्या है 2 है, n की जगह क्या है 2 है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये क्या हो गया सिंपली एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज एक्स टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 क्या है, 5 क्या है, 5 है कांस्टेंट, तो 5 आ गया इंटीग्रल साइन के बाहर, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स। ठीक है, तो यहां हम लोग इंटीग्रेशन डीएक्स जो है इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 1, यहाँ पे 1, ये जो 5 था उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 1, तो 1 जो है क्या हो गया बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 1, तो इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 5, और ये जो 1 है ये थोड़ा, हाँ जो 1 है क्या हम लोग उसको x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, ये हम लोग को पहले से पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर में, ये संख्या के ऊपर में अगर 0 रहता है तो ये हो जाता है 1, तो हम लोगों ने इसी का यूज किया, यहाँ पे 1 था उसको लिख दिया x टू दी पावर 0, तो इसको हम लोग फिर से ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर n क्या हो गया, n हो गया 0, तो इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 0 dx क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1, सो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सो 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया x बाय 1, तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। ठीक है, तो आगे से हम लोग कहीं भी अगर इंटीग्रेशन dx होगा तो उसको हम लोग सिंपली डायरेक्ट x लिख देंगे, और ये कहां से आया, तो ये यहां से आया। ठीक है, और इंटीग्रल के बाद में सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो बेसिक अभी जो फार्मूला देखा उसका हम लोगों ने यूज किया, x टू द पावर n dx का जो फार्मूला था उसको हमने यूज किया। एक दूसरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो इक्वेशन दूसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोगों को फाइंड करना है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए, तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्लस 5x बाय रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय रूट एक्स, ये पूरा ब्रैकेट में इसको बंद करके dx लिख दिया। ये पहला हमारा स्टेप हो गया, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ था हम लोगों ने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, अब इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या मतलब हो गया एक्स टू द पावर 1/2, और यहां पर आ गया dx प्लस 5 क्या है कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया, ये हो गया x, ये हो गया रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको ठीक से लिखें, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ dx। तो हम लोगों ने जो ऊपर वाले टर्म है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया x
का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है x टू द पावर 1/2, तो इसको हम लोग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो x का पावर 1/2 है वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 dx, ठीक है, प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ x, और ये x का पावर जो हाफ है जो डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 dx। सिमिलरली इसी तरह से जो लास्ट टर्म है ये क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 dx। अगर अब हम लोग अपने फार्मूला को अब याद करें, x टू द पावर एंड dx जो हमारा फार्मूला था, ये हमारा पास है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर, ये क्या हो गया, तो ये जो टर्म है x टू द पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और x टू द पावर 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 2 - 1/2, और ये हो जाएगा x का पावर 4 - 1/2, यानी x टू द पावर 3/2। तो ये हम लोग ऑलरेडी जो है बेसिक अलजेब्रा से ये हम लोग जानते हैं इसको कि x का पावर, ये इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x का पावर 3/2 dx प्लस 5 इंटू, उसी तरह से जो यहाँ पे टर्म है वो क्या है, 1 - 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1/2 यानी 1/2। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 1/2 dx माइनस ये जो लास्ट टर्म है वो ऑलरेडी x का पावर -1/2 dx। अब ये जो तीनों जो टर्म आ गए हमारे पास, इसमें हम लोग जो है ये जो इक्वेशन है हमारा उसको यूज करेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 3/2 +1 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n+1, n यहाँ हाफ है, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। तो हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया, जो हमारा जो पहला जो कोई जो फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये जो टर्म है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ओके, प्लस जो दूसरा टर्म है वो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस एक्स का पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ, और लास्ट में क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2, सेकेंड टर्म हो जाएगा क्या 10/3, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 10/3 x टू द पावर 3/2, और जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा -2 x टू द पावर हाफ और कांस्टेंट। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सिंपल सा किस तरह से जो है हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से दिया होगा उसको कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करके, और ये जो इक्वेशंस हमारे पास है, फार्मूला जो हमारे पास है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके।